मैं हूँ सना खान और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा सिंह। डॉक्टर नेहा सिंह एक सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट है, नोवा आईवीएफ गोरखपुर में। अमेरिकन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ओहायो के ऑनलाइन एआरटी प्रोग्राम में ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर रही हैं और उनकी विशेषज्ञता आईवीएफ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में है। उनकी विशेष रुचि मेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी में है। हेलो डॉक्टर नेहा, आपका हमारे शो डॉक्टर स्पीक पे स्वागत है। Thank you, Sana. It's nice to be on this MediCircle platform. Thank you. ओके डॉक्टर नेहा, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पुरुषों और महिलाओं में फर्टिलिटी पे असर होता है और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? सना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, क्योंकि जनरली इंडिया में निसंतानता को फीमेल से रिलेट किया जाता है और जनरली फीमेल्स ही इसका इलाज कराते हैं। लेकिन ये हमें बताना बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को कि निसंतानता के कंडीशन में 50% पुरुष भी जिम्मेदार हो सकते हैं और 50% औरतें भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ओके। और अगर हम कारणों की बात करें तो जिस तरह की अभी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हम जो है स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं है, अल्कोहल स्मोकिंग का इतना अब्यूज है, उसकी वजह से पुरुषों और औरतों दोनों में निसंतानता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और स्पेसिफिक कारणों की बात करें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि निसंतानता या नेचुरली जो प्रेगनेंसी होती है वो लगती कैसे है। कोई भी वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज की महिला है, उसके हर महीने उसके ओवरी से एक अंडा निकलता है। वो अंडा फिर फेलोपियन ट्यूब उसको अपने अंदर लेती है। उसी समय अगर पुरुष और औरत रिलेशन स्टैब्लिश किए होते हैं तो सीमेन उसकी वजाइना में डिपॉजिट होता है और स्पर्म ऊपर चढ़ता है यूट्रस से और ट्यूब में आता है। ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म फ्यूज होके एम्ब्रियो, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, वो बनता है। 6 दिन तक वो भ्रूण ट्यूब में ही रहता है और धीरे धीरे खसक कर 6 दिन बाद वो बच्चेदानी में आकर बच्चे का 9 महीने में आकार लेता है। अब इस पूरे प्रोसेस में किसी भी लेवल पे अगर डिफेक्ट है तो निसंतानता हो सकती है। अगर हम औरतों की बात करें तो अगर उसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यानी कि उसके अंडे निकलने में दिक्कत हो रही है, या उसके पहले से ही उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, तो उसके अंडे नहीं बनेंगे, तो निसंतानता की प्रॉब्लम आएगी। अगर ट्यूब है, अगर उसे कभी पीआईडी हुआ है, एंडोमेट्रोसिस है, जेनाइटल टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है, इन सब का कंडीशंस में क्या होता है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या ट्यूब खुली रहती है लेकिन उसके आसपास इतना जकड़न हो जाता है कि ट्यूब का जो अंडा खींचने का काम है वो कर नहीं पाता है। उसकी वजह से भी फिर अंडे शुक्राणु मिलेंगे नहीं और निसंतानता की दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चेदानी में किसी तरह की कोई विकार है, बहुत बार होता है कि बच्चेदानी की परत बहुत पतली बनती है या फिर बच्चेदानी बहुत छोटी होती है, बच्चेदानी में सूजन होती है, गांठ होती है, तब बच्चा तो हो सकता है बने लेकिन वो चिपकता नहीं है बच्चेदानी के अंदर, तो भी निसंतानता की दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है महिला में तो दिक्कत निसंतानता की हो सकती है। वही बात अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है वो उसके अंदर टेस्टिस के अंदर होता है और वहीं से स्पर्म बनता है और ट्यूब द्वारा वापस सीमेन में आता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है अगर उसके अंदर, या बचपन में उसके टेस्टिस में कोई चोट लगी हो, कोई रेडियोथेरेपी या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट, लंबा ट्रीटमेंट चला हो, या फिर जेनेटिक होता है, फैमिली में रन करती है कुछ जेनेटिक बीमारियां, उसकी वजह से उसके टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है या फिर नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता है और जनरली ऐसे पेशेंट्स को हम एजोस्पर्मिक मतलब नील स्पर्म काउंट होता है। तो जब स्पर्म ही नहीं है तो अगर साथ में भी रहेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। कई पुरुष होते हैं जिनके अंदर शुक्राणु तो बन रहे हैं टेस्टिस में, पर जिस नली द्वारा वो बाहर आते हैं वो नली ब्लॉक हो जाती है, तो इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस है, तो ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें ये डक्ट ही बंद हो जाती है, तो यानी अंदर स्पर्म बन रहा है पर वो बाहर सीमेन में नहीं आ पा रहा है। तो पुरुषों में भी यानी निसंतानता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अगर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने लेवल पे एक आम आदमी ऐसा क्या करे कि उसे यह निसंतानता आगे वो दिक्कत ना हो।
तो जैसा मैंने बताया कि जो कॉमन है, हमारे हाथ में है कि हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान दें। एक राइट। नॉलेज एक शेयर करें कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें, खाना ऐसा खाएँ, हम प्रोटीन जैसे औरतों की अगर हम बात करें तो उन्हें प्रोटीन की चीज़ें लेनी चाहिए। पनीर हो गया, स्प्राउट हो गया, सत्तू हो गया, जो लोकल चीज़ अवेलेबल है, सीज़नल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो चीज़ लें। अल्कोहल और जितना हो सके अल्कोहल और स्मोकिंग जो है अगर पुरुषों की बात करें तो वो गुटखा, ये सब चीज़ों का सेवन कम करें। एक्सेसिव लैपटॉप का या मोबाइल का यूज़ कम करें। गर्मी से परहेज़ रखें, गर्म वातावरण में ज़्यादा ना रहें। जी। नींद अपनी पूरी कंप्लीट करना है। नींद का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। स्ट्रेस ना लें, योगा करें और इन सब चीज़ों से अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करें। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे जो हम उसमें कर सकते हैं और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और यही मेरी एडवाइस सबसे है कि कोई भी कपल है अगर वो 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो समय रहते एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और अपना इलाज जो है कारण का पता करें। धन्यवाद। कि डॉक्टर नेहा, एक एग फ्रीजिंग क्या होता है और ये टेक्निक किस हद तक बच्चा होने की गारंटी देती है? देखिए, एग फ्रीज़िंग एक एआरटी जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो एग फ्रीज़िंग एआरटी की एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम महिला के जो अंडे होते हैं, हम्म। उनको हम उसके शरीर से निकालते हैं और उसको हम एक ऐसी स्थिति में रखते हैं कि वो वहीं पे अपने एज अगर हमने किसी महिला का 25 साल की महिला है, 30 साल की महिला है, 35 साल की महिला है, जिस एज पे हमने उसके एग को निकाला होगा, वो हम्म। उस एज पे ही उसका मेटाबॉलिज्म रुका रहेगा, उसे हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं और बाद में अगर हमें ज़रूरत है तो उन एग्स को हम आईवीएफ द्वारा फिर उससे हम प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश करते हैं। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हर महिला का जो गोल्डन पीरियड होता है फर्टिलिटी का, वो 20 इयर्स से लेके 30 इयर्स तक होता है और खासकर एशियन वुमेन्स जो होती हैं, 30 साल के बाद ये हर स्टडी में एस्टैब्लिश किया गया है कि 30 साल के बाद महिला की जो अंडे होते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। 30 में वो गिरना स्टार्ट होता है और 35 में वो और तेज़ी से गिरता है। तो ऐसे में आगे चल के जब उन उन महिलाओं को प्रेगनेंसी लगानी होती है तो निसंतानता की दिक्कत होती है क्योंकि अंडे कमज़ोर हो चुके होते हैं या फिर उनसे जो प्रेगनेंसी लगती है उसमें गर्भपात का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है या आनुवांशिक बीमारी जैसे हम सुनते हैं डाउन सिंड्रोम है और ऐसे में ऐसी कंडीशंस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब जिस तरह का हमारा एक जनरेशन है जिसमें महिलाएँ खुद 30 साल तक तो वो एजुकेशन ही कर रही हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं। शादी ही अब लेट हो रही है, 30 साल तक उनका अपने करियर फ़ोकस्ड वुमेन है, तो शादी ही अब वो लेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी फिर वो प्लान लेट कर रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए एग फ्रीज़िंग एक वरदान की तरह है, जो अपने अभी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, पर वो उनको पता है कि उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी लगाना है। तो ऐसी महिलाएँ या फिर वो महिलाएँ जिनको कैंसर है और वो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है, तो जब भी कैंसर में जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी चलती है, उससे अंडे खत्म हो जाते हैं। तो पहले वो महिलाएँ जो है स्टेराइल हो जाती थी। तो अब वो भी महिलाएँ क्या कर सकती हैं कि अपना एग जो है पहले ही कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने एग को फ्रीज़ करा लें। या वो महिलाएँ जो अभी करियर पे ध्यान देना चाहती हैं और फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहती हैं और उनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है, 35 के अराउंड हो चुकी है, तो ऐसी महिलाएँ अपना एग फ्रीज़िंग करा के रख सकते हैं और बाद में जब वो मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली अपने आप को रेडी समझती हैं प्रेगनेंसी के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो एग यूज़ करके उससे आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश कर सकती हैं। ऐसे में उनके अबॉर्शन का रिस्क भी कम है, उनके प्रेगनेंसी लगने का चांस बहुत ज़्यादा है और वो एक हेल्दी बेबी प्लान कर सकती हैं। तो ओके। एग फ्रीजिंग उनके लिए बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट की हम बात करें तो एग फ्रीजिंग डिपेंड करता है कि किस एज पे आपने कराया है और उस महिला के एग का क्वालिटी क्या है। तो वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे डॉक्टर आपको बताएँगे कि हाँ, आपके एग की क्वालिटी क्या है और आपके एग से कितना चांस है कि आपको एक लाइव प्रेगनेंसी लगे। जितना अर्ली स्टेज में आप एग फ्रीजिंग कराएँगे, उतना ज़्यादा एक बेहतर हेल्दी होगा। लाइव बर्थ रेट का चांस है। हम्म। जी। कि डॉक्टर, एक आईवीएफ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के स्पेशलिस्ट होने के नाते आप ऐसे कपल को क्या सलाह देना चाहेंगी जो आईवीएफ के थ्रू माँ बाप बनना चाहते हैं? आईवीएफ देखिए अब बहुत ही कॉमन हो गया है।
आईवीएफ 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हमें आईवीएफ के बारे में जानना होगा कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या। जैसे मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस बताया, तो किसी भी लेवल पे अगर कोई डिफेक्ट होता है तो निसंतानता हो सकता है। राइट। अब आईवीएफ के प्रोसेस में हम जो चीज नेचुरली शरीर के अंदर हो रहा है, जो ट्यूब में अंडे और शुक्राणु को मिलके एक भ्रूण बन रहा है, उसी चीज को बाहर लैब में मिमिक करते हैं। यानी महिला के शरीर से हम अंडे को निकाल लेते हैं, पुरुष के वीर्य से हम स्पर्म को सेपरेट कर लेते हैं, बाहर लैब में ही एग और स्पर्म को मिलाकर भ्रूण बनाते हैं। 5 से 6 दिन तक उस भ्रूण को हम लैब में ही ग्रो करते हैं, और 6 दिन बाद जो सबसे अच्छा भ्रूण है, जो सब ग्रोथ में सबसे जिसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उसको वापस महिला की बच्चेदानी में हम ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। तो ओके। जिन महिलाओं को पहले बच्चा नहीं हो पा रहा था ट्यूब की वजह से, उनके लिए आईवीएफ अब एक रे ऑफ होप है। तो ऐसे कपल्स, जैसे मैंने बताया कि वो कपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने नेचुरली भी ट्राई कर लिया, उन्होंने दवाइयों से भी देख लिया, उनको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, जो कृत्रिम गर्भधारण होता है वो करके देख लिया, या फिर ऐसी महिलाएं जिनका पहले से ही ट्यूब बंद है, जिनको पता है कि नेचुरली बच्चा नहीं लगेगा, या ऐसी महिलाएं जिनका महीना खत्म हो गया है, जो 40-45 साल की हो चुकी हैं, उनका महीना खत्म हो चुका है, उनके शरीर से अंडे खत्म हो चुके हैं, और वो अगर माँ बनना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आईवीएफ के द्वारा वो प्रेगनेंसी लगा सकते हैं। अच्छा। एक बार अगर आईवीएफ आप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट, जिस फर्टिलिटी सेंटर पे आप जा रहे हैं, वहां पे आईवीएफ की कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। बहुत सारी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि लेजर असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एरा है, पीआरपी है। क्या इन टेक्नोलॉजीज का उन सेंटर पे यूज हो रहा है कि नहीं, तो सेंटर का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस सेंटर पे क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स का एक्सपर्टीज क्या है, वो डॉक्टर्स जो है किस तरह के आईवीएफ के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तीसरा, आप अपनी तरफ से जब भी आईवीएफ कराएं तो अपने आप को फाइनेंशियली भी प्रिपेयर करें। अब पहले आईवीएफ में बहुत खर्चा आता था, 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा आता था। अब आईवीएफ आम आदमी के बजट में है, लेकिन फिर भी अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर करना है, ताकि आईवीएफ कराते समय आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। आईवीएफ के दौरान आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। उसके अलावा ड्यूरिंग आईवीएफ आपको खान-पान के ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। जैसे मैंने डाइट बताई, उस डाइट को फॉलो करना है। डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, वो डाइट जो है, इंजेक्शंस जो है वो टाइम पे लगना चाहिए। तो डॉक्टर्स के एडवाइस को फॉलो करना है। इस तरह से जब ट्रांसफर भी हो जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है, तो महिलाएं बहुत तरह के मिथ हैं आईवीएफ से रिलेटेड, कि हमें एकदम बिस्तर पकड़ लेना है, हिलना नहीं है बिस्तर से, और हम अपना जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकते। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ अभी ओपीडी प्रोसीजर जैसा हो चुका है। इनफैक्ट जो महिलाएं अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो अपना नॉर्मल रूटीन काम करती हैं, उनमें आईवीएफ का सफलता का दर ज्यादा है उन महिलाओं से जो कंप्लीट बेड रेस्ट करती हैं। तो आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। जॉब है तो आप जॉब के साथ अपने आईवीएफ को करा सकते हैं। तो बस स्ट्रेस फ्री रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से आईवीएफ कराना है। आप अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यही बस मैं कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से, कि आप जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इस प्रक्रिया को लें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर नेहा, आपका हमारे शो पे आने के लिए और आपके विचार शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेडिसर्कल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आम लोगों की पहुंच में है, और अब डिजिटल डिजिटल यूज से आप जो है एक नॉलेज को एक आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय, सेम टू यू। बाय सना।